बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथे से मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बात करनी है कि जी कुछ खबरें हैं सईद बलोच साहब के पास कि कोई वज़ीर आज़म नया तैयार किया जा रहा है या वो तैयार हो चुका है। एक तो ये पूछना है कि वो कौन साहब हैं और ये खबर अथेंटिक है या नहीं है, और दूसरी बात ये करनी है कि कौमी असम्बली में 3 नशिस्तें खाली हो चुकी हैं PTI की, उनकी जगह कौन लेगा। और साथ ये भी है कि शेर अफजल मरवत बड़ा दबंग भरा बोल रहा है, उसकी वापसी हो रही है PTI में, क्या वापसी होगी या नहीं। लोज साहब जी जनाब दसो जी, है की हो रहा है, कौन आ रहा है वज़ीर आज़म। सुना है नया वज़ीर आज़म आ रहा है, और सुना ये भी है कि वो आपके हल्के से है जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं। मेरा शहर है। शहर आपका? हाँ, लेकिन शहर है और जहाँ पर हम जंग शहर में रहे हैं वो हल्का भी वही बनता है। अच्छा, गांव हमारा जरा वो मुख्तलिफ है। तो जंग से ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब का। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्सियत के करीबी अजीज हैं और तगड़े भी हैं। ज़ाहिर बात है, जब आपका उनके साथ ताल्लुक रिश्ता हो तो इंसान तगड़ा खुद ब खुद हो जाता है। बात। तो अब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सर खबरें सामने आ रही हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर लाना चाहती है। मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर आज़म बनने की जो ख्वाहिश है ना, वो आज से नहीं है, ये गुज़श्ता साल से है। गुज़श्ता साल खबर तो नहीं है जैसे एजाज सैयद साहब ने भी खबर दी थी कि वो आसिफ जरदारी साहब के बारे में, वो आसिफ जरदारी साहब और वो सदर के लिए थी। सदर के लिए आपको पता है, जी सदर के लिए आपको पता है कि हमारी जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी ख्वाहिश भी है। बल्कि देखें, जब खबरें चलवाई जाती हैं तो क्या हम ये खबर दे सकते हैं कि फील्ड मार्शल साहब बावर्दी सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, जब तक कि हमारे पास कोई ऐसी ठोस इनपुट ना हो या कहीं से कोई खबर हमें ना मिले या कहीं से कोई ये इशारा ना मिले कि यार प्लीज इस तरह की कोई खबर आप जरा मार्केट में फेंके तो सही। फेंके तो देखे ना, जब आप उनके बारे में करते हैं ना तो बंदे को बड़ा मोहतात होना पड़ता है। तो जब 2-3 मुख्तलिफ ज़राए है जिसमें एजाज सैयद साहब शामिल हैं, नजम सेठी साहब ने सबसे पहले खबर दी। तो नजम सेठी साहब आपको पता है उनकी चिड़िया कहाँ से उड़ती है, कहाँ से खबर लाती है, कहाँ से दाना चुगती है, और खबरें चल भी जाती हैं, और वो खबरें नहीं और चलती भी हैं और उनको इजाजत मिल जाती है। वरना आज आप देखें कि इमरान खान साहब का नाम नहीं चल सकता, खबर कंट्रोल्ड आती है। एक बार कोई खबर किसी के खिलाफ चले तो सेकंड नहीं लगता, वो खबर वो टिकट टीवी स्क्रीन से हट जाता है। तो कैसे मुमकिन है कि आप फील्ड मार्शल साहब के हवाले से खबर दें जब तक कि उसके पीछे किसी ख्वाहिश का कोई ख्वाहिश उसके पीछे कार फरमाना हो। बहरहाल उनकी ख्वाहिश और वो बनेंगे क्योंकि अथॉरिटी इस वक्त उनके पास है और उनको ये जरूरत महसूस हुई। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि नजम सेठी साहब ने कहा था कि वो जब गए हैं ना अमेरिका में, तो वहाँ अमेरिकी सदर, इधर से हमारे फील्ड मार्शल साहब। अब फील्ड मार्शल साहब के पास फौज में सबसे बड़ा एजाज होता है जो फील्ड मार्शल का होता है, 5 स्टार शायद। जी 5 स्टार मेरे ख्याल में शायद गए हुए हैं। हाँ, चले गए। तो ये सबसे बड़ा होता है। लेकिन सदर के साथ जब आप हेड ऑफ द स्टेट के साथ मिलते हैं ना, तो वो आपको एज आ सरकारी मुलाजिम ही लिया जाता है। तो जब आपके पास कोई आईनी कवर ना हो, कोई आईनी ओहदा आपके पास ना हो, तब तक फिर आप वो सरकारी मुलाजिम ही शुमार होते हैं। तो ये चीज़ बकौल नजम सेठी साहब की ये चीज़ महसूस की गई इदारे के अंदर कि भाई इसमें कोई आईनी कवर होना चाहिए, कोई आईनी ओहदा ऐसा। अब वो तख्लीक भी किया जा सकता है, ये नहीं है कि वो जरूरी सदर बने, वो गवर्नर जनरल भी बन सकते हैं। आपको पता है पहले गवर्नर जनरल से जिसमें जनरल भी आते हैं, तो वो अब आते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर वाली साइड पे। तो ये कहने का मकसद ये कि ख्वाहिशात कहीं से चली शुरू हुई और वो अब आहिस्ता आहिस्ता मोहसिन नकवी साहब के पास आई। और मोहसिन नकवी साहब की जो वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है ये आज से नहीं है, ये वजह से मैं बता रहा था गुज़श्ता साल की है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता साल अज़रबैजान के दौरे पर गए थे और वहां से अचानक एक नोटिफिकेशन हुआ कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। उस बारे में बाद में कुछ ज़राए से ये खबरें सामने आई कि नवाज शरीफ साहब को ये भनक पड़ चुकी थी कि मोहसिन नकवी साहब मुमकिन तौर पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और आपको पता है कि अगर पिंडी से कोई समरी आती तो शहबाज शरीफ साहब की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कि वो उसको इनकार करते या उस पर दस्तखत न, किसी की भी नहीं थी। बिल्कुल आपने ठीक किया। तो नवाज शरीफ साहब को कहीं भनक पड़ गई और बताया जाता है कि उन्होंने फौरन अपने भाई को जो अज़रबैजान में थे उनको कहा कि आप इसहाक डार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन करें। तो उधर से समरी पहुंचने से पहले ही बताया जाता है कि इधर से इसहाक डार साहब का अचानक नोटिफिकेशन हो गया। अब इसहाक डार नवाज शरीफ से के लिए कुछ काबिल एतमाद हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि समधी हैं उनकी नवाज शरीफ साहब की एक बेटी इसहाक डार साहब के बेटे के साथ उनका जी रिश्तेदारी भी है और काफ़ी पुरानी पार्टी में भी हैं ताल्लुक, वो भी एक है। तो बहरहाल वो इसहाक डार साहब का नोटिफिकेशन हो गया। तो इस तरह मोहसिन नकवी साहब का जो रास्ता था ना वो ठप हो गया। अगर मोहसिन नकवी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बन जाते तो आज आपको तमाम काबीना इजलासों में शहबाज शरीफ शायद नजर ही ना आ रहे होते, सारे इजलास मोहसिन नकवी साहब ही चला रहे होते। वज़ीर आज़म नहीं भी हैं या डिप्टी वज़ीर आज़म भी नहीं भी हैं तो उनसे भी मेरे ख्याल में तगड़े हैं। देखिए तगड़े हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब के 2-3 इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसमें वो कह चुके हैं कि
मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह भी नहीं है। हाँ, ये इसीलिए वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपने फैसले खुद करते हैं। आपने कभी देखा है कि मोहसिन नकवी साहब किसी काबीना इजलास में बैठा, कोई इक्का दुक्का कोई होगा हो, अदरवाइज वो शायद काबीना इजलासों में भी नहीं जाते। वो प्राइम मिनिस्टर को, तो हुकूमत फिर को इसीलिए इस काबिल भी नहीं समझते। इसीलिए फिर शेख वकास अकरम की ही सीट जी, आप वो देखें, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि मोहसिन नकवी साहब हमारे जंग से ताल्लुक रखते हैं, हाँ। और जंग से ताल्लुक होने की वजह से आप पिछले दिनों आपको पता है अचानक शेख वकास अकरम साहब की सीट खाली करवाई गई। खाली करवाने का प्रोसेस शुरू हो चुका, और वो ऐसे कि कहा गया कि शेख वकास अकरम 40 इजलासों तक इजलास में शरीक नहीं हुए, तो इसलिए आइन के मुताबिक गालमन 62 या 64 आर्टिकल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 62 है। वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद सुमरो भी शायद एक दफा इस तरह नाअहल हुए थे। जी जी, बहरहाल वो तारीख में कुछ ना कुछ होगा, तो वो कह रहे हैं कि इजलास में शरीक नहीं हुए, तो इसलिए अब इनका डी सीट करने का प्रोसेस शुरू होगा। नौशीन इफ्तिखार साहबा जो मुस्लिम लीग नून की MNA है सियालकोट से, उनको उनके जरिए करारदाद पेश की गई, और अब वो सीट खाली करवाने की ख्वाहिश है। वो सीट खाली हो जाएगी जैसा कि नजर आ रहा है, और मोहसिन नकवी साहब का रास्ता रोकने वाला या जिन जो उनके पीछे हैं वो मौजूद हैं, रास्ते के कांटे वो खुद साफ कर रहे हैं। वो इलेक्ट होंगे या सिलेक्ट होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो सिलेक्ट होंगे। उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब का सियासतदान तो वो है नहीं, तो जो सियासतदान ना हो ना, उनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती। आवाम के अंदर जड़ उनकी होती है जो आवाम के अंदर से उठ के आते हैं, आवाम के अंदर से वो इलेक्शन लड़ते हैं। कुछ जड़ें बनाई होंगे, वज़ीर आला भी नहीं, बेशक हो, लेकिन एक वो मैं कह रहा हूँ, अभी देखें वो सेनेटर बने हैं तो कहाँ से बने? आजाद हैसियत में। आजाद हैसियत में कोई सेनेटर कैसे मुंतखब हो सकता है जब तक कि उसको किसी सियासी जमात की सपोर्ट ना हो? पंजाब से बने हैं तो नून लीग के MPs ने उनको सेनेटर बनाया, तो इसलिए मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट नहीं है। और अगर कोई आई भी सही तो कांटे चुनने वाले बैठे हैं, और वो कांटे साफ हो रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब कुर्बानी का बकरा बन चुके हैं, और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इस सारे प्रोसेस में ऑन बोर्ड है। मुमकिन तौर पे शहबाज शरीफ साहब अगर कुर्बानी देते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से मरियम नवाज के लिए अगली गारंटी मांगी होगी कि अगर अगले जब इंतखाबात होंगे, अगला सेटअप आएगा, तो उसमें फिर मरियम नवाज को मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में बतौर वज़ीर आला उनकी तरबियत हो रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये जो एग्जेक्टिव होते हैं, चीफ एग्जेक्टिव सूबे का हो या चीफ एग्जेक्टिव मुल्क का हो एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उनके तौर तरीके क्या होते हैं, जमहूरी और जो रूल्स ऑफ बिजनेस वो क्या है, आपने लोगों को डील कैसे करना है, काबीना इजलास कैसे होते हैं, फिर बाकी जो सारे प्रोसीजरल इसकी मैनेजमेंट होती है हुकूमत की, वो कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें अब उनकी तरबियत हो रही है पंजाब में। मुमकिन तौर पे वो अगली वज़ीर आज़म होंगी शायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्योंकि वो नवाज शरीफ की सियासी जानशीं भी है। वैसे हमने सुना था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे। देखिए, नवाज उसके लिए फिर आसिफ जरदारी साहब को भी ना कुछ आउट ऑफ द क्रीज जाके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वैसे आसिफ जरदारी साहब की तो ख्वाहिश है गुज़श्ता 2-3 साल से कि उनके होते हुए बिलावल साहब वज़ीर आज़म की शेरवानी पहन लें, और इसी वजह से बिलावल को PDM दौर में निगरान वज़ीर खजाना वज़ीर खारजा बनाया गया था, क्योंकि उनके नाना भी वज़ीर खारजा पहले बने थे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने थे। तो बिलावल की भी तरबियत हो चुकी है, ट्रेनिंग भी हो गई, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उसको जी भर के दिया गया। कभी कभी वो पाकिस्तान आते थे, वरना बैरून मुल्क दौरों पर ही रहते थे बतौर वज़ीर खारजा। तो कंपटीशन है दोनों खानदानों में। अब देखें कि कौन ज्यादा बूट पॉलिश करेगा, किसकी पॉलिश ज्यादा अच्छी होगी, तो उन्हीं का बच्चा अगला वज़ीर आज़म बन सकता है। अपने नाना वैसे मरियम जो है फॉलो किया वैसे। जी बिलावल तो मरियम आपको पता है उम्र में भी थोड़ी बड़ी है, बिलावल अभी 36-37 साल के हैं, तो हो सकता है कि वो भी कहा जाए कि जी 4-5 साल आप मजीद इंतजार करें, 40+ होंगे तो फिर आपका भी मजीद मैच्योर हो जाएंगे। अच्छा, ये एक और बात थी कि असम्बली में PTI की जो नशिस्तें खाली हुई हैं, सरताज गुल है और इसी तरह उमर अयूब है और वो चट्टा साहब, अहमद चट्टा साहब, तो इनकी जगह कौन ले रहा है? और आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ है ये किस तरफ से हुआ है और क्यों हुआ है और आगे क्या होगा? देखिए, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है। PTI एहतजाज कर रही है, इमरान खान डील करने को तैयार नहीं है, तो इस वजह से PTI को सजा दी जा रही है और कुछ भी नहीं है। और इस बारे में इस्टेब्लिशमेंट के जो हवालदार सहाफ़ी हैं वो वक्तन फ़वक्तन ख़बरें भी देते रहते हैं, ख़ास तौर पे मुनीब फारूक जैसे। वो तो उनका मकसद ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेट की धमकियाँ पहुँचाना, उनका आगे क्या प्लान करने वाले हैं, PTI के साथ क्या होने वाला है, वैसे चले नहीं वो करते हैं ना, वो बड़े फखर से कहते हैं, वो बड़े फखर से इकरार करते हैं कि हाँ जी हमारे राब्ते हैं, तो उसमें फिर हम क्या करें? चलें। और खबरें भी देखें ना, चंद एक लोगों के जरिए ही आती हैं, जिसमें हमारे रावी वो हर एक कहता है ना, स्टैंड करता है अपनी हर खबर पे भी और अपने तजज़िये पे। बात ये तो है ना, हमें वो कहते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो लेता बात, तो लेकिन बहरहाल अच्छा जी। तो ये 3 ओहदे इनके छीने गए हैं। उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो नए लोग हैं, पार्लिमानी लीडर थी सरताज गुल, उनको भी नहल करार दे दिया गया, नोटिफिकेशन भी हो गया। और मलिक अहमद चट्टा साहब थे, मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजरांवाला 3 से NA 66 गालमन बनता है, तो उनको भी डिसीट कर दिया गया, उनके भी नोटिफिकेशन हो गए। तो ये सज़ा है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा, और उस डील ना करने की सज़ा इमरान खान के उम्मीदवारों को, उनके अरकान असम्बली को और उनकी पार्टी को दी जा रही है। और ये सज़ा आगे भी मिलेगी, क्योंकि जब तक इमरान खान समझौता नहीं करता, डील नहीं करता,
जो कि वो गुज़श्ता 3 साल से नहीं कर रहा। आपने उसकी पार्टी उधेड़ के रख दी, बीवी को जेल में डाला हुआ है, 17 माह से वो बेचारी सिर्फ इस वजह से जेल में है क्योंकि वो इमरान खान की बीवी है, वरना जुर्म उसके ऊपर कोई नहीं है। इसके अलावा आप देखें इमरान खान की बहन अलीमा खान तकरीबन 40 दिन जेल के अंदर गुजार चुकी हैं, जब अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनके बेटे आ रहे हैं, उनको भी थ्रेट किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि उनको गिरफ्तार करेंगे। तहरीक चलाना फिर आसान काम नहीं है। देखिए तो चला रहे हैं ना, देखिए सख्तियां तो आपको पता है झेलनी पड़ेगी। जुल्फकार भुट्टो के खिलाफ जब कू किया था ना जनाब ज़ियाउल हक साहब ने, तो 38 रुकनी शूरा थी उनकी, जो सी एग्जेक्टिव कमेटी होती है, 38 रुकनी, सिर्फ 2 बाकी बचे थे, बाकी सारे फरार हो गए थे। और अब देखें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा तो उनकी पार्टी तितर बितर हो गई, बहुत सारे लोग बाहर भाग गए। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब, अब पीटीआई को तो देखे ना आपने, तो एक 9 मई का वाकया करवाया, पार्टी वालों को मजबूर किया, औरतों बच्चों की इज्जतों पे हाथ डाले और लोगों को मजबूर करके कि अगर तुमने पार्टी न छोड़ी तो तुम्हारा घर गिराएंगे, कारोबार तबाह करेंगे, खवातीन की इज्जतें लूटने की धमकियां दी गई, जो चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो ये तो बड़ी खौफनाक चीजें थी ना। इससे पहले किसके साथ हुआ? क्या ज़ियाउल हक ने किया था भुट्टो साहब की खवातीन के साथ ऐसा? क्या परवेज मुशर्रफ ने नवाज लीग के रहनुमाओं की खवातीन के साथ ये सलूक किया था? नहीं किया था। ये चीजें बार बार डॉन अखबार अपने एडिटोरियल में लिख रहा है कि ये जुल्म और ये ज्यादतियां आज तक दौरे अमरीयत में भी नहीं हुई, लेकिन जो अब हो रही हैं। इमरान खान साहब के दौर में फरियाल तालपुर को उठाया गया। सर वो मुकदमात पहले से बने हुए थे। फरियाल तालपुर को जो गिरफ्तारी मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात 2016 में शुरू हो चुके थे, इमरान खान तो 2018 में आ रहा है। सर देखिए मुकदमात पहले से चल रहे थे, नैब उठा रहा था, तो उसमें इमरान खान के दौर में ना 2 मुकदमात मेन बने हैं। एक राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मनशियात वाला, जो कि नहीं बनना चाहिए था, गलत था, और उसमें पीटीआई के अंदर से लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। जी तरदीद आई अब जाके कि वो गलत था केस। देखिए वो केस गलत इस वजह से, उस टाइम कुरान उठा रहे थे शहरयार अफरीदी। देखिए शहरयार अफरीदी साहब को मेरे ख्याल में उनकी भी गलती थी, वो वजीर थे और उनके एक 2 स्टार जर्नैल ने कहा जी हमारे पास सारे वीडियो शवाहिद मौजूद है। तो जब आपके मतहत एक महकमे का 2 स्टार जर्नैल ये कह रहा हो, जो ANF के सरबराह थे, कि सर हमारे पास वीडियो शवाहिद है, हमने हर चीज बरामद की है, तो वहां पे फिर वजीर क्या। लेकिन फिर भी शहरयार अफरीदी साहब को स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को पता था कि मुकदमा किसने बनाया। मई 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद साइफर मामले पर नून लीग के दौर में जो पहली सिक्योरिटी कमेटी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, इजलास हुआ था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने बराह रास्त जनरल बाजवा से इस बात की शिकायत की थी कि आपने मेरे खिलाफ वो मुकदमा बनाया जिसमें मुझे सजाए मौत हो जाती है। मतलब आप एक बंदे से अगर 15 किलो हेरोइन बरामद करने की बात करें तो इतनी बड़ी मिकदार में तो उसको सजाए मौत ही होनी थी, कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो ये नहीं बनना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ने सजाएं दी जा रही थी, वो सजाए मौत की तरफ ले जा सकती। फवाद चौधरी साहब ने इसकी काबीना इजलास में मुखालफत की थी, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की। दूसरी बात जो आप ये कर रहे थे हम जनाब शेर अफजल मरवत साहब, शहरयार अफरीदी भी चाह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में लेके आया जाए वापस। देखिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई वाले अपनी जान छुड़ा रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। पीटीआई की बाहर मौजूद क़यादत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरपोक हैं, जो मसामती सियासत नहीं करना चाहते। शेर अफजल मरवत ने 2-3 रोज पहले एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अलीमा खान को, वो भी बड़ी तज़हीक अमेज और तौहीन अमेज ट्वीट थी इमरान खान की बहन अलीमा खान के बारे में, और कहा गया कि अगर आप उनको साइड लाइन करें, उनको बिल्कुल मतलब के पार्टी से या मेरे मामलात में दखल ना दें, मेरी ये शराइत पूरी करें, तो मैं पार्टी में आने को तैयार हूँ, तहरीक चलाने को भी तैयार हूँ। मुझे यूँ लगता है कि जो ये जो है ना बुखारी है, वो भी उधर इमरान खान साहब की बहन के हवाले से कुछ इस तरह के बयान देता है कि दिमाग भी उनका ठीक नहीं है, या इस तरफ से कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से सख्त देते हैं बयान। फिर बुशरा बीबी के होते हुए भी आपने देखा। देखिए ये नहीं होने चाहिए, गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या किसी नून लीग के अंदर किसी की जुर्रत है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज या उनके अहले खाना में से किसी खातून के बारे में कोई इस तरह की कोई बकवास कर पार्टी में डिसिप्लिन, या आसिफ जरदारी की जमात में किसी की जुर्रत है कि वो फरियाल तालपुर या आसिफ जरदारी साहब की दीगर बहनों अजरा पेचू या दीगर जो खवातीन है उनके बारे में कोई बात कर सके? क्या आसिफ जरदारी की बेटी के बारे में कोई बात कर सके? जरूरत नहीं है किसी की। जो बाहर वाली क़यादत है वो फिर नाअहली हुई ना। देखिए नाअहल है, बिल्कुल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में इन करने का मतलब ये है कि बाहर मौजूद क़यादत खुद मज़ामती सियासत करना नहीं चाहती। शेर अफजल मरवत कहता है जी मैं जलसे जुलूस करने को तैयार हूं, मैं जो भी मुझे आगे से मुझे आगे करें, मैं सब कुछ भुगत लूंगा। तो इन्होंने शायद हल ये निकाला है कि इमरान खान साहब कहते हैं मज़ामती सियासत करें, हम मज़ामती सियासत करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, हमारा दिल नहीं करता। तो ये शेर अफजल मरवत है, फिर इसी को आगे ले आते हैं, इसको आगे करेंगे, पीछे हम खड़े होंगे। मुझे बताएं जब इमरान खान ने खुद कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दो और वो निकाल दिया गया, तो दोबारा आप कौन होते हैं उसको पार्टी में लेने वाले? जब तक इमरान खान साहब इसके ऊपर रजामंदी जाहिर ना करें, आप उनके साथ मुलाकात करें, वो इजाजत दें तो आप पार्टी में ले आए। और उसमें भी देखें कि शेर अफजल मरवत का तर्ज अमल क्या है। वो आज भी इमरान खान की बहनों के बारे में इस तरह तौहीन अमेज और तज़हीक अमेज ट्वीट कर रहा है
और आप उसको कह रहे हैं जी कि उसको पार्टी मिले ना, तो ये मेरे ख्याल में एक और इमरान खान साहब के खिलाफ ना एक मेरे ख्याल में कू होने की कोशिश हो रही है पार्टी के अंदर से, और बगावत की एक कोशिश है कि शेर अफजल मरवत जो इस तरह की तज़हीक आमेज़ ट्वीट्स कर रहा है, जिसने इमरान खान की ज़हनी सलाहियत के ऊपर सवालात उठाए कि वो दुरुस्त फैसले नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में देखते हैं कि क्या इसका हल निकलता है। लेकिन बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि पार्टी की क़यादत अपनी जान बख्शी कराने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो शेर अफजल मरवत को आगे कर रहे हैं। लो जी, आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि जो पीटीआई की बाहर बैठी की आदत है वो कितनी नाअहल है। कुछ असरात तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो बड़ा अहम है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया चलो साहब, वेलकम। बेलाग तबसरा, अल्लाह हाफिज़।